नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है साइंटिफिक क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में जानेंगे। तो रियल नंबर के एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, इसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। तो आइए परिभाषा के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि रियल नंबर किसे कहते हैं। तो रियल नंबर वास्तविक संख्या का परिभाषा कहता है कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, और अगर इस दोनों संख्याओं को मिला देंगे तो हमारा वास्तविक संख्या बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 2/3 मेरा एक परिमेय संख्या है, 5/7 परिमेय संख्या है, और 5/7 परिमेय संख्या, 3/5 परिमेय संख्या, 22/7 परिमेय संख्या है, और पाई अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय, √5 भी अपरिमेय। यानी कि परिमेय और अपरिमेय का जब हम मिला दिए, संग्रहित किए, तो एक नया समूह बना। उसी नए समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। आइए इसी को हम लोग थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक मेरा थैला है, इस थैले में परिमेय संख्या है, यानी 2/3, 5/3, ऐसा ही सारा का सारा परिमेय संख्या है। और एक दूसरा थैला है और इस थैले में है √2, पाई, √3, यानी कि इस थैले में सारा का सारा परिमेय संख्या को डाले हैं और इस थैले में सारे अपरिमेय संख्या को डाले हैं। अब बात आ रहा है वास्तविक संख्या। तो हम क्या कि एक नए थैले को बनाए और उस थैले में यहाँ से 2/3 को ले लिए, यहाँ से 5/3 को ले लिए, यानी परिमेय संख्या के थैले से 2/3, 5/3 को ले लिए। ऐसा ढेर सारा एग्जाम्पल हो सकता है। और अपरिमेय संख्या के थैले से √2 ले लिए, √3 ले लिए, पाई ले लिए, √7 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। तो ये एक ऐसा थैला हुआ जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों हुआ, और ये थैले में सिर्फ और सिर्फ परिमेय संख्या था, इसलिए इस थैले को हम लोग परिमेय संख्या के थैला कह सकते हैं। यह परिमेय संख्या का समूह था, इसलिए इसे परिमेय संख्या कह सकते हैं। इसमें सारा का सारा अपरिमेय संख्या था, इसलिए अपरिमेय संख्या कह दिए। लेकिन इसमें, इस थैले में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों है, इसलिए इसे हम लोग वास्तविक संख्या का नाम दिए हैं। इसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का समूह है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या का परिभाषा कहता है वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q पूर्णांक हो तथा q 0 के बराबर नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाता है। यानी वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q पूर्णांक हो तथा q ≠ 0 हो, परिमेय संख्या कहलाता है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। यानी कि वैसी संख्याएं जिसे हम लोग p/q के रूप में लिख सके जहां q ≠ 0 हो, परिमेय संख्या कहलाएगा। यानी परिमेय संख्या का एक कंडीशन होता है कि p/q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q पूर्णांक हो, जहां q ≠ 0, यानी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, वो मेरा परिमेय संख्या का कंडीशन है। तो आइए देखते हैं। जैसे 2/3, क्या ये एक परिमेय संख्या है? तो बात आ रहा है ये 2/3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ देखिएगा 2/3 तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। तो 2/3 को क्या हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो 2/3 को हम बिल्कुल p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि p = 2 और q = 3 हो जाएगा। यानी 2/3 एक परिमेय संख्या है। क्या 5/-2 एक परिमेय संख्या है? हाँ, इसे भी हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। 5 हो गया p और -2 हो गया q। क्या 3 को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं? 3 को, तो 3 भी एक परिमेय संख्या है। कैसे? तो 3 में कुछ नहीं, तो नीचे क्या है? 1 है, यानी p हो गया 3 और q हो गया 1, यानी 3/1, 3/1 भी एक परिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 1.7 भी एक परिमेय संख्या है क्या? तो आइए देखते हैं। 1.7 जब अगर हम दशमलव को हटाते हैं तो नीचे आता है 1। अब दशमलव के बाद एक 0 है, यानी कि 10 हो गया, 17/10। अब ये एक परिमेय संख्या है क्योंकि 17 हो गया p और
10 हो गया क्यू, यानी 17/10 को हम लोग p/q के रूप में लिख दिए, इसलिए 17/10 भी एक परिमेय संख्या है। बात आता है क्या √4 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल, √4 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 को हम लिख सकते हैं √2 × 2, तो 2 गो में से एक निकल गया, यानी √4 = हो गया 2, यानी कि √4 भी एक परिमेय संख्या है। और 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 में कुछ नहीं तो नीचे क्या है, 1 है, तो p 0 है, q 1 है, तो 0/1 भी मेरा परिमेय संख्या है। अब हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला धनात्मक परिमेय संख्या, दूसरा शून्य परिमेय संख्या और तीसरा ऋणात्मक परिमेय संख्या। तो अब हम लोग जानते हैं कि धनात्मक परिमेय संख्या क्या होती है। तो वैसी परिमेय संख्याएं जिसका अंश तथा हर दोनों या तो धनात्मक हो या तो ऋणात्मक हो। कैसे? आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम लोग। अब जैसे हम लोग लिखे 5/3, तो 5/3 में ये 5 क्या है, हमारा अंश है, और 3 क्या है, हर, यानी अंश बटे हर। तो 5 अंश है, तो ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। तो इसका परिभाषा कहता है कि वैसी परिमेय संख्या जिसका अंश तथा हर दोनों धनात्मक हो या तो दोनों ऋणात्मक हो। तो ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, इसलिए 5/3 को हम लोग धनात्मक परिमेय संख्या कहेंगे। अब हम लिखे हैं 2/3, तो इसमें भी दोनों धनात्मक है, इसलिए 2/3 भी एक धनात्मक परिमेय संख्या है। अब अगर लिखे -5/-3, ये भी एक धनात्मक परिमेय संख्या है, क्योंकि -5 ऊपर अंश में भी ऋणात्मक है और नीचे हर में भी ऋणात्मक है, इसलिए -5/-3 भी एक धनात्मक परिमेय संख्या, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा आ जाएगा 5/3। देखते हैं कि शून्य परिमेय संख्या क्या होती है। वैसी परिमेय संख्या जिसका अंश शून्य हो, 0 हो, शून्य परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 0/3, इसमें अंश शून्य है, हर शून्य नहीं है, इसलिए 0/3 मेरा एक शून्य परिमेय संख्या है। 0/-2, ये भी एक शून्य परिमेय संख्या है, और शून्य खुद एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या में शून्य परिमेय संख्या है, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 है। परिभाषा कहता है वैसी परिमेय संख्या जिसमें अंश तथा हर में कोई एक ऋणात्मक हो, ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाता है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे 2/3 है, तो 2/3 में यहाँ पर भी धनात्मक है और यहाँ पर भी धनात्मक है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि वैसी परिमेय संख्या है जिसमें अंश और हर दोनों धनात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो, वो तो धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। तो ये 2/3 एक धनात्मक परिमेय संख्या होगी। अगर हम यहाँ पे 2/-3 कर दें, तो यहाँ पे अंश तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन हर निगेटिव हो गया, इसलिए 2/-3 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अब बात आता है -5/6, क्या ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें अंश माइनस है और हर प्लस है, इसलिए ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अब हम लोग जानते हैं कि वो परिमेय संख्या इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा कहता है कि वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, वो परिमेय संख्याएं कहलाता है। जैसे √3 को भी p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, √5, √7 और पाई, ये सारी संख्याएं मेरी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। यह नोट करके दिया गया है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसे कहते हैं? तो इसे समझने के पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, तो आइए ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करते हैं कि एक 7 को 2 से भाग देते हैं। जब हम 7 को 2 से भाग देंगे तो 3 बार में 6 आएगा और शेषफल मेरा 1 आएगा। यानी कि जिसको भाग देते हैं उसको हम लोग भाज्य कहते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग भाजक कहते हैं, और भाग देने पर जो हमको मिलता है उसे हम लोग भागफल कहते हैं, और अंत में हमें शेषफल मिलता है। तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि अगर हमको चेक करना हो कि ये मेरा भाग सही है या गलत, तो हम लोग क्या करते हैं, इस भाजक को इस भागफल से गुना करते हैं और शेषफल से जोड़ते हैं। अगर वो मेरा भाज्य के बराबर आ जाता है, इसका मतलब मेरा भाग सही है। तो कैसे? तो हम लोगों ने क्या किया
भाज्य जो होता है वो भाजक और भागफल के गुणनफल और शेषफल के जोड़ के बराबर होता है। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया कि a और b कोई भी धनात्मक संख्या, ये धनात्मक पूर्णांक है, जहां पर जो a है वो बड़ा है। अब हम क्या करते हैं, a को b से भाग देते हैं। a बड़ा है इसलिए बड़ा को ही छोटा से हम लोग भाग देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, q बार में कुछ आ गया, r आ गया, यानी कि जब हम लोग a को b से भाग दिए तो भागफल q आया और शेषफल मेरा r आया। अब बात आ रहा है कि ये जो शेषफल r है वो क्या होगा। तो यहाँ पे हम इससे कर सकते हैं कि यहाँ पे भाज्य यहाँ a है, यहाँ पे भाजक है, यहाँ भाजक तो यहाँ b है भाजक की जगह पे, और यहाँ भागफल की जगह q है प्लस r, यानी a बराबर bq प्लस r आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम 6 को 2 से भाग दे तो 3 बार में 6 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा। यानी ये जो मेरा भाजक है और ये शेषफल है, ये शेषफल हमेशा छोटा होता है भाजक से, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा। यानी कि ये जो शेषफल होगा हमेशा वो इस भाजक से छोटा होता है या तो बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे भाजक है मेरा 2, तो हमेशा शेषफल या तो 0 होगा या तो 1 होगा, 2 नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम 3 को 13 से भाग दे दें, 3 को 13 से भाग दे दे तो शेषफल मेरा क्या क्या आ सकता है। तो अगर हम 3 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो शेषफल 3 से कम ही रहेगा। यानी शेषफल जो हमेशा होता है वो भाजक से कम रहता है। तो 3 से कम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। यानी शेषफल हमेशा भाजक से कम होता है या तो वो 0 के बराबर होता है। तो अगर हम भाग दें तो देखते हैं 0, 1, 2 या क्या उससे ज़्यादा आता है, चेक करते हैं। तो जब हम लोग 4 बार में भाग देंगे तो 12 आएगा, 3 में 2 गया 1 और यहाँ 0, तो मेरा शेषफल आ गया 1, भाजक से कम आया। इसका मतलब मेरा भाग बिल्कुल सही है। तो जो शेषफल होगा वो हमेशा भाजक से कम होगा या तो वह 0 के बराबर होगा। तो ये जो r होगा वो 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, लेकिन इससे क्या होगा, छोटा होगा। इससे क्या होगा, छोटा होगा। तो ये मेरा एक कंडीशन बनता है। और इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। यही मेरा a बराबर bq प्लस r, यही मेरा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाता है।